जो हमें सेकंड लर्निंग आउटकम अचीव करना है वो है नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। तो नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में आपको बस ये पॉइंट ध्यान में रखना है कि जब भी आप इनपुट अप्लाई करेंगे पॉजिटिव टर्मिनल पे तो ऑप एम्प आपका कहलाएगा नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। क्लियर अच्छे से? तो आप क्या लिखेंगे, व्हेन इनपुट इज अप्लाइड एट पॉजिटिव टर्मिनल then op amp is called non-inverting op amp, बेसिकली नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। तो जब भी आप पॉजिटिव टर्मिनल पे वोल्टेज अप्लाई करेंगे इनपुट वोल्टेज तो नॉन इन्वर्टिंग op amp, और जब भी आप नेगेटिव टर्मिनल पे अप्लाई करेंगे जो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं तो इन्वर्टिंग op amp। तो यहां पर भी जो कैलकुलेशन है वो एग्जैक्टली सेम होने वाला है। आपको फिर से वही काम करना है कि पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल पे वोल्टेज को सेम लेके चलना है, क्योंकि आप नेगेटिव फीडबैक के लिए स्टडी कर रहे हैं और आपको V नॉट अपॉन VI का कैलकुलेशन करना है। यहां पर अब मैं आपको दोबारा शो नहीं करूंगा कि फीडबैक कैसे चेक करते हैं। जो फीडबैक चेकिंग का प्रोसेस है उसका गेन से कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है ना। बस आपको अगर ये पता है कि ये नेगेटिव फीडबैक है तो आप डायरेक्टली जो आपके अज्यूम्पशन है नेगेटिव फीडबैक के वो यूज कर सकते हैं। जो फीडबैक चेकिंग का प्रोसेस था वो एक बहुत ही सेपरेट टॉपिक था जो मैंने आपको बता दिया फर्स्ट केस में। अब आप चाहें तो उस प्रोसेस को किसी भी केस पे यूज कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसका गेन से कोई रिलेशन नहीं है। आपको अगर एग्जाम में गेन पूछेगा तो आपको जस्ट गेन निकाल कर दिखाना है, आपको फीडबैक को बार बार प्रूव करने की जरूरत नहीं है। तो हम यहां पर डायरेक्टली सर्किट ड्रॉ करेंगे और गेन का कैलकुलेशन करेंगे। यहां पर आपको ये पॉइंट ध्यान में रखना होगा कि आपका जो वोल्टेज है वो पॉजिटिव टर्मिनल पे कनेक्टेड है, तो आपने डायरेक्टली यहां पर पॉजिटिव टर्मिनल पे VI लगा दिया और R और RF की पोजीशन जो है बिल्कुल सेम है जैसा आपका इन्वर्टिंग में था, लेकिन आपने R के साथ ग्राउंड लगा दिया है, ठीक है ना। तो यहां पर अब आपका जो कैलकुलेशन होगा, अब आपको सारे अज्यूम्पशंस पता ही हैं, तो आप क्या करेंगे, आप यहां पर डायरेक्टली मेंशन कर देंगे कि ये वोल्टेज भी आपका क्या होगा, VI, क्योंकि नेगेटिव फीडबैक पे वोल्टेज एट पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव टर्मिनल दोनों क्या होते हैं, आपके सेम होते हैं, ठीक है। तो यहां पर अब आपका फोकस फिर से किस पॉइंट पे होना चाहिए कि आप V नॉट को देखिए और VI को देखिए और आप देखिए कि कैसे आप इन दोनों में रिलेशनशिप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगेन अगर आप यहां पर सिंपली VI पर मींस जो नेगेटिव टर्मिनल पे जो आपको VI दिखाई दे रहा है उस पर अगर आप सिंपली KCL लगा दें तो आपका आंसर फिर से आ जाएगा। तो यहां पर हम फिर से करंट के डायरेक्शन अज्यूम कर लेते हैं। एक पॉइंट हमेशा ध्यान रखिएगा, आप नेटवर्क थ्योरी में भी ये पॉइंट पढ़ेंगे कि करंट का डायरेक्शन KCL या नोडल लगाते समय आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको जो मन में आता है वो डायरेक्शन यूज करिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो डायरेक्शन आप यूज करेंगे उसी के अकॉर्डिंग ही आपको इक्वेशन लिखने हैं। क्लियर अच्छे से? तो आप देखिए ये जो VI है, जब आप VI पे नोडल लगाते हैं तो आप यहां पर देख रहे हैं कि R के थ्रू करंट क्या है, इनकमिंग। मैंने आपको लास्ट केस में भी बताया इनकमिंग के लिए आप क्या लगाइए, प्लस, और करंट कहां से कहां आ रही है, 0 से VI तक, तो जहां से जहां जा रही है वोल्टेज का सब्ट्रैक्शन कर लीजिए, 0 माइनस VI डिवाइडेड बाय R। उसके बाद देखिए VI से एक और ब्रांच एसोसिएटेड है और करंट क्या है आपकी आउटगोइंग, आउटगोइंग के आप क्या लगाइए, माइनस, और फिर देखिए ये करंट कहां से कहां जा रही है, VI से V0। देख सकते हैं ये शॉर्ट है तो ये वोल्टेज भी आपका क्या होगा, V0 ही होगा। तो VI से V0 तो आप क्या लिखेंगे, VI माइनस V0 डिवाइडेड बाय उस पाथ का टोटल रेजिस्टेंस कितना है, RF, तो इक्वल टू आप कर दीजिए इसे 0। तो बस आपको यही इक्वेशन लिखना था। इस इक्वेशन को लिखते ही अब आप देख रहे होंगे आपको VI भी दिखाई दे रहा होगा और V0 भी। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए और V नॉट की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आप देखिए हमें यहां पर सबसे पहले फिर से एलसीएम लेना होगा और इक्वल टू 0 है तो डिनोमिनेटर लिखने की कोई जरूरत नहीं है, तो आप क्या लिखेंगे, माइनस VI इंटू RF माइनस VI इंटू R प्लस V0 इंटू R इक्वल टू 0। तो यहां पर V0 एक ही टर्म है और VI के दो टर्म है, तो आप V0 इक्वल टू लिख लीजिए VI RF प्लस R। तो ये हमारा जो V नॉट का इक्वेशन है वो कैलकुलेट हो गया, लेकिन मेन इक्वेशन आपका हमेशा ही गेन का होगा डिवाइडेड बाय R। तो ये हमारा जो V नॉट का इक्वेशन है वो कैलकुलेट हो गया। अब हमारा जो मेन इक्वेशन है
जो कि गेन का इक्वेशन है वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो गेन आपका फिर से क्या हो जाएगा, वी नॉट अपॉन वी आई। तो गेन की वैल्यू आप निकाल लीजिए, वी नॉट डिवाइडेड बाय वी आई, ये आपकी आ जाएगी आर एफ प्लस आर अपॉन आर। और अगर आप आर से डिवाइड कर दें तो आप लिख सकते हैं आर एफ बाई आर प्लस 1। तो 1 प्लस आर एफ अपॉन आर। एक्चुअल में ये काफी फेमस फॉर्मेट है याद रखने के लिए, 1 प्लस आर एफ बाई आर। तो आप भी इसी फॉर्म में माइंड में रख सकते हैं। तो ये हम लोगों ने यहां पर गेन का फॉर्मूला कैलकुलेट कर लिया नॉन इन्वर्टिंग ओप एम्प के लिए। यहां पर भी आपको सेम कंसेप्ट माइंड में रखना है जो मैंने आपको प्रीवियस केस में बोला था कि आर एफ की जगह जेड एफ हो सकता है और आर की जगह आपका क्या हो सकता है, जेड हो सकता है। तो आप इसको उसी स्टैंडर्ड फॉर्मूले के फॉर्म में ही माइंड में रखिएगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला आप क्या लिख सकते हैं यहां पर फिर से, A इज इक्वल टू 1 प्लस जेड एफ अपॉन जेड। तो ये पॉइंट भी आपको माइंड में हमेशा रखना होगा। इसके बाद जो हम लोगों ने गेन कैलकुलेट कर लिया है, आप एक और पॉइंट यहां पर ध्यान से देखिए जो था इनपुट रेजिस्टेंस का। तो इनपुट रेजिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा, जैसा मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर आपको इनपुट रेजिस्टेंस का कैलकुलेशन करना है, आर इन का कैलकुलेशन करना है, तो आपको मेन फिगर में वापस जाना होगा और मेन फिगर में वापस जाने के बाद आपको कैलकुलेट क्या करना होगा, जहां पे आपने इनपुट वोल्टेज लगाया है। तो आपने इनपुट वोल्टेज क्या लगाया है, वी आई। वी आई से आप एक करंट निकाल दीजिए आई। तो वी आई अपॉन आई ये हो जाएगा आपका इनपुट रेजिस्टेंस। तो आप देखिए यहां पर ध्यान से, यहां पर हम एक करंट लिख देते हैं आई। तो वी आई अपॉन आई आपको निकालना है। आप देख रहे होंगे कि जो आई है वो ओप एम्प के अंदर भी जा रही है, ठीक है ना। तो हमने क्या पढ़ा हुआ है कि ओप एम्प ड्रॉस नो करंट, दैट मींस आई की वैल्यू आपको पता है क्या होनी चाहिए, 0। तो अगर आपका आई 0 है, ठीक है, इस वाले पॉइंट को देखना है ना जहां पे आपने एक्चुअल में लगाया है वी आई। तो वी आई से जो आई निकलेगी वो तो 0 ही होगी क्योंकि ओप एम्प के अंदर कोई करंट नहीं जाती है। तो चूंकि आई 0 है आपकी, तो वी आई अपॉन आई कितना हो जाएगा आपका, इंफिनिटी हो जाएगा। क्लियर। तो यहां पर जो आर इन की वैल्यू है आपकी वो कितनी हो जाएगी, वी आई अपॉन आई। चूंकि आपका आई 0 है तो वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, इंफिनिटी। क्लियर। सो यहां पर आप लिख सकते हैं आर इन इज इक्वल टू इंफिनिटी। तो यहां पर ये हमारा आर इन का कैलकुलेशन भी कंप्लीट हो गया। तो यहां पर जो हमने दो इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन किए हैं फॉर इन्वर्टिंग ओप एम्प एंड नॉन इन्वर्टिंग ओप एम्प, इनका यूज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप थ्रू आउट द ओप एम्प के सिलेबस पे आप देखेंगे कि ये सर्किट्स लगातार बार बार यूज होने वाले हैं। तो इनके रिजल्ट्स आपको हमेशा माइंड में रखने हैं। आपको बेसिकली गेन का जो फॉर्मूला है इन्वर्टिंग ओप एम्प का, जो कि होता है माइनस आर एफ अपॉन आर, और नॉन इन्वर्टिंग ओप एम्प का जो कि होता है 1 प्लस आर एफ अपॉन आर, ये फॉर्मूला आपको हमेशा माइंड में रखना होगा। क्लियर अच्छे से ना। यहां पर जो मैंने अभी दो सर्किट आपको सॉल्व कराए उसमें मैंने दोनों बार केसीएल या नोडल का यूज किया। क्या यहां पर डायरेक्ट करने का भी कोई तरीका होता है? तो इसके लिए आपका नेटवर्क थ्योरी का कंसेप्ट बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर आपका नेटवर्क थ्योरी का कंसेप्ट अच्छा है, आपको ऐसा लगता है, तो आप डायरेक्ट भी इक्वेशन लिख सकते हैं। कैसे, वो भी मैं आपको समझा देता हूं। तो यहां पर अब अगर आप देखेंगे जो हमने नोडल लगाया हुआ है उसका अल्टरनेटिव क्या हो सकता था। तो आप देखिए इस सर्किट में अगर आप ध्यान से देखें तो एक्चुअल में आपको जो वी आई दिखाई दे रहा है जिस नोड पे आपने नोडल लगाया हुआ था, तो आप यहां पर डायरेक्टली सुपर पोजिशन लगा सकते हैं। लेकिन जैसा मैंने आपको बोला कि आपका नेटवर्क थ्योरी का कंसेप्ट फिर अच्छा होना चाहिए। लेकिन अगर आप एक बार इसे सीख लेंगे ना तो आपके लिए हमेशा काम आएगा। तो ध्यान से देखिए, आप क्या करिए, जैसा आपको वी आई उस नोड को देखिए और आप देखिए एक तरफ वोल्टेज है 0, एक तरफ वोल्टेज है V0। तो जब आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, जब आप 0 का यूज करेंगे 0 वाले वोल्टेज का, तो मल्टीप्लाई करिएगा RF से, मतलब अपोजिट रेजिस्टेंस से। जब आप V0 का यूज करेंगे तो मल्टीप्लाई करिएगा R से। अगर मैं आपको यहां पर रफ में लिख के दिखाऊं तो ध्यान से देखिएगा, देखिए यहां पर आप डायरेक्टली इक्वेशन लिख सकते थे वी आई का, मतलब जिस नोड पे आप लगा रहे हैं केसीएल। तो आप देखिए वी आई पे एक तरफ 0 है
तो जैसे ही आप जीरो का इस्तेमाल करेंगे, मल्टीप्लाई करिएगा अपोजिट रेजिस्टेंस जो V0 की तरफ है, मतलब RF, ठीक है, और डिवाइड बाय हमेशा ही टोटल रेजिस्टेंस होगा R प्लस RF, और जब आप V0 का इस्तेमाल करेंगे तो मल्टीप्लाई करिएगा R से, तो V0 इंटू R। तो यहां से आपका जो VI है उसका इक्वेशन आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, तो VI का इक्वेशन आपका क्या हो जाएगा, V0 इंटू R डिवाइडेड बाय R प्लस RF, और यही इक्वेशन आपने कैलकुलेट भी किया था। मैं आपको एक बार इन्वर्टिंग ऑप एम्प में भी शो कर देता हूं रफ में, जिससे अगर आपको ये यूज करना हो टेक्निक डायरेक्टली तो आप डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं, और अगर आपको लगता है आपको प्रॉपर KCL करके करना है तो आप KCL करके भी कर सकते हैं, डिपेंड करेगा कि एग्जाम में मार्क्स कितने हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये आपका इन्वर्टिंग ऑप एम्प वाला फिगर है, यहां पर भी मैं रफ में शो कर देता हूं, वही टेक्निक सेम। तो यहां पर आप देख सकते हैं आपने VA पे लगाया था KCL, तो अगर आप VA की वैल्यू डायरेक्टली लिखना चाहते हैं तो आप कैसे लिखेंगे, देखिए एक तरफ VI है एक तरफ V0 है, तो मैंने क्या कहा, जिस तरफ का वोल्टेज यूज करेंगे उसके अपोजिट तरफ का रेजिस्टेंस यूज करिए। तो आप क्या लिखेंगे, VI अगर यूज करते हैं तो VI इंटू करेंगे RF, और अगर आप V0 यूज करते हैं तो V0 इंटू क्या करेंगे, R करेंगे, और डिवाइड बाय हमेशा टोटल रेजिस्टेंस, तो R प्लस RF। तो यहां पर ये जो आपने इक्वेशन लिखा अभी रफ में, आप देखिए VA का फाइनल इक्वेशन भी आपने एग्जैक्टली यही लिखा हुआ है इक्वेशन नंबर 2 में। तो जो काम आपने 4 से 5 स्टेप में किया वो काम आप एक ही स्टेप में कर सकते हैं अगर आप सुपरपोजिशन रूल ध्यान रखते हैं नेटवर्क थ्योरी का। तो क्लियर अच्छे से, तो आई होप आपको ये कंसेप्ट भी यहां पर समझ में आ गया होगा। एंड जो हम लोगों ने अभी नॉन इन्वर्टिंग का गेन निकाला और इनपुट रेजिस्टेंस निकाला, आई होप आपको वो कंसेप्ट भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और ये जो सेकंड लर्निंग आउटकम है नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, आई होप आपने ये भी बहुत अच्छे से यहां पर अचीव कर लिया होगा। लेट्स हैव अ क्विक नॉलेज चेक।